गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस डेरिवेशन को चाहे ऐसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ1 μ2 क्या है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और वी यू आर तो आप जानते हैं, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे जो आपका सरफेस है, कैसा सरफेस है? कर्व्ड है। प्लेन सरफेस की बात नहीं की जा रही है, कर्व्ड सरफेस है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, ठीक है ना। आप 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देते हैं। इसको सीख लेना है, रटना नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सीख लीजिएगा तो लेंस में भी आपको काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग दीजिए रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। बोर्ड के एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो देखो, सबसे पहला बात यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे कि सबसे पहले एक कर्व सरफेस बनाएंगे। एक कर्व सरफेस बना लिए, आप मेरे साथ बनाते चलिए। प्लेन सरफेस नहीं है, कर्व सरफेस। तो जैसे ही सरफेस बन गया तो सरफेस के बीच से एक लाइन पास करा दीजिए जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा तो ये जो सरफेस के जिस पॉइंट को कट करेगा उसको पोल बोलते थे मिरर में, ठीक है। चलिए याद देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि इधर अलग मीडियम है, इधर अलग मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। इसको μ1 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं। मीडियम अलग होता है, मीडियम डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, अलग अलग मान लिए। हम मान लेते हैं कि μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, माना गया μ1 से। तो एक चीज याद रखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम डेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसर। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं रेयर। चलिए यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या करेंगे। अब सोचिए आपको प्रूव क्या करना था। प्रूव करना था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। यही ना प्रूव करना था। तो μ1 μ2 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वी यू तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका एक इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट के साइज पे मन नहीं जाएंगे कि साइज बड़ा लेंगे तो इमेज बड़ा बनेगा, उससे यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। साइज की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो क्या करो कि हम अपने मन से एक ऑब्जेक्ट का साइज ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा, ओ से ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज बनेगा। इमेज कब बनता है? तो आप जानते हैं कि इमेज तब बनेगा जब दो रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे मिलता है तो वहाँ इमेज बनता है। तो इमेज बनाने के लिए कितने रे चाहिए आपको? 2 रे। मतलब ऑब्जेक्ट से कितने रे पास होनी चाहिए? 2। तो एक रे को, इसको मान लीजिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस गया है इसको मान लेते हैं पहला रे, जो पास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मल इंसिडेंट करे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए, तो उसका पाथ चेंज नहीं होता, इसलिए इसका पाथ चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? चलो दूसरा रे पास कराना है, तो दूसरे रे को जब आप पास कराते हो तो किसी एंगल पे पास करा दो और दोनों मिलेगा। चलो मिलाते हैं। कुछ एंगल पे ऐसा किया, देखिए यहाँ जैसे ही कर्व सरफेस पे इंसिडेंट किया, इसका नाम तो होता है इंसिडेंट रे, आपने पढ़ा होगा। जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। चलो प्लेन मिरर में पढ़ा होगा कि ये सरफेस है, प्लेन सरफेस, रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट किया, तो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे नॉर्मल डालते हो, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। ये एंगल आई था और ये एंगल आर था, पढ़े हो कि नहीं? नॉर्मल से एंगल बनता है, इंसिडेंट रे से बनने वाला आई और रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाला आर। कर्व सरफेस में भी आपने पढ़ा होगा। चलिए उस कंसेप्ट को समझते हैं। कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, और कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे के पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट को कट करता है उसको फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल डाला जाता है। जैसे यहाँ पे आप डाले हो तो यहाँ पे नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है ना, उसी तरह यहाँ भी एक नॉर्मल डाला जाता है कर्व सरफेस से। यहाँ प्लेन है इसलिए आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, यहाँ कर्व है तो थोड़ा ऐसा झुका हुआ दिखाई देगा। और ये जो रे ऑफ लाइट कहाँ से, ये जो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आई हो गया और ये तुम्हारा आर हो गया, ठीक है। चलिए आप तो जैसे ही आपने नॉर्मल जो डालते हो कहाँ से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हम भी नॉर्मल डालेंगे। चलिए यहाँ से नॉर्मल डालिए, कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चलिए ठीक है।
इसका नाम तो आप जान गए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, नॉर्मल होगा, और नॉर्मल से जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, इसका नाम क्या होता है, आई। तो नॉर्मल से जो एंगल बना इंसिडेंट रे, इसका नाम क्या होगा, आई। समझ में आया? चलो बहुत आसान है। अब देखो, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो उसका पाथ चेंज होता है, पढ़े हैं आप। तब देखेंगे कौन मीडियम से कौन मीडियम में जा रही है। तो यहाँ देखिए, रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। जब इस चीज को याद रखिएगा, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, किधर मुड़ जाती है, नॉर्मल की ओर। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था, ये जो ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था, अब सीधा नहीं जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, वो भी नॉर्मल में जा रहा है, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल कहीं ना कहीं मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, इमेज, इंसिडेंट रे, और ये तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल से बनने वाले एंगल, नॉर्मल ही ना है आपके लिए, यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे याद रखना ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल बनाया है, तो इसका कोई काम तो है नहीं, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए बता दें, हाँ ये वाला एंगल जो बनाया है नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड है, इसको बोलते हैं आर। चलो मेरा तो डायग्राम बन गया, आपका बना क्या? अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेरिवेशन को समझ लेना बाबू, 5 नंबर कंफर्म है, याद रखना। चलो अब काम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपने बनाया रे ऑफ लाइट नॉर्मल की ओर मुड़ गया, चलिए यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा। देखिए एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, और एक एंगल यहाँ बन रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? और बड़ा कर देगा, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, और एक एंगल यहाँ। इसका एक नाम ले लेते हैं, इसका नाम ले लीजिएगा अल्फा बीटा गामा। क्या क्या नाम लिया गया? अल्फा बीटा गामा। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है तो इमेज का भी साइज क्या है? छोटा है। मतलब अल्फा बीटा गामा जो एंगल बनेगा वो भी बहुत छोटा होगा, यानी यहाँ अल्फा बीटा गामा जो है बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। इस चीज को लिखा जाए अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए छोटा एंगल है, जैसे अल्फा बीटा गामा छोटा एंगल है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल छोटा बनता है तो कौन सा रे कहलाता है? दैट इज पारा एक्सियल रे। पारा एक्सियल रे का नाम आपने सुना होगा। उस रे को बोलते हैं जब कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक तब पैरेलल दिखाई देती है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस को, जस्ट लाइक पारा एक्सियल रे। चलिए यहाँ पे तो अब हो गया यहाँ तक काम। अब आगे बढ़ते हैं इस काम को, इस काम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एक चीज याद रखिएगा, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो उसका जो पाथ तो चेंज होता ही है, और उस पे जिस पॉइंट पे उसका पाथ चेंज होता है वहां हम लोग एस्नेंस लॉ लगाते हैं। कौन सा लॉ लगाते हैं? देखिए यहाँ पे उसका पाथ चेंज हो रहा है, इसका नाम ले लेते हैं, इसके पॉइंट का नाम है एम। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एस्नेंस लॉ। एस्नेंस लॉ आपने पढ़ा होगा। तो एस्नेंस लॉ लगाने के लिए उसमें आई और आर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम आई और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ मैथ का कंसेप्ट थोड़ा सा है, आपने ट्रेंगल में पढ़ा होगा। ट्रेंगल में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रेंगल यहाँ अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो यहाँ देखिएगा दो इंटरनल एंगल एक एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। ट्रेंगल का दो एंगल इंटरनल एक एक्सटर्नल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप एक ट्रेंगल देख रहे हैं, ट्रेंगल ओ एम सी दिखाई दे रही है। ओ एम सी में देखिए इंटरनल एंगल अल्फा है, बीटा है, तो एक्सटर्नल एंगल कौन है? आई है। यानी मतलब एक्सटर्नल ट्रेंगल ओ एम सी, ठीक है। ट्रेंगल ओ एम सी में आपको क्या देख रहा है? ट्रेंगल ओ एम सी में हम यही देख रहे हैं कि I इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रही बात? I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माना गया, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल एंगल है, ये दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। इसी तरह देखिए एक और ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा, ट्रेंगल एम सी आई। एम सी आई में देखिए यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल कौन है?
एम सी आई में ये दोनों इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल बीटा है, मतलब बीटा बाहर है तो बीटा बराबर हो गया आपका, बोलिए आर प्लस गामा। लेकिन यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ से आप आई निकाले हो उसी तरह यहाँ से आर निकालो। तो आर बराबर क्या होगा ढूंढो, तो आर बराबर हो जाएगा, इसको इधर में देते हैं तो बीटा माइनस गामा। तो यहाँ से हमने आर निकाल लिया, इसका यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? चलो अब हम लगाते हैं एसनेंस लॉ, यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट एम। एसनेंस लॉ क्या होता है बाबू? तो एसनेंस लॉ में आपने पढ़ा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर हो उसी के एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो हम यहाँ बताते हैं एसनेंस लॉ लिखने का तरीका। μ1 sin i, इधर का इधर ही से देखिए ऐसे, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। क्या बहुत आसान है, μ2 sin r। बात समझ में आ रहा है? देखिए अगर रे ऑफ लाइट अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है, ये तो छोटा है ही, उसके कारण आई की वैल्यू भी बहुत छोटी हो जाएगी। और आई का वैल्यू जब छोटी हो जाएगी, देखिए यहाँ समझिएगा, आई का वैल्यू जब छोटा हो जाएगा तो आर का वैल्यू भी तो छोटा होगा। तो जब साइन के फॉर्म में आप जानते हैं कि साइन का एंगल जो होता है, साइन का जो एंगल, साइन 0 डिग्री 30 45 90, यानी एंगल बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, एंगल छोटा तो उसकी वैल्यू छोटा। साइन के लिए बात की जा रही है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से हम बोलेंगे कि आई और आर बहुत स्मॉल एंगल बनाएगा, जिसके कारण हम आई साइन को क्या करेंगे, दोनों तरफ से हटा देंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ लिख देते हैं आई एंड आर जो है वेरी वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल है। तो यहाँ से क्या रखेंगे, बोलो μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है, अब मेरा काम बन चुका है, बस अब स्टेप बढ़ाने हैं। μ1 आई की वैल्यू कितनी है, बोलिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, μ2 आर की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस गामा। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो बस अब μ1 को मल्टीप्लाई करते जाइए, μ1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, μ2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, करने के बाद बीटा वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए। पहले यहाँ तक नोट कीजिए। चलो बाबू हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, अब इसका काम हो चुका है, अब इसका काम हम लोग कर चुके हैं। चलिए यहां से फिर काम अपना चालू किया जाए। देखिए यहां पे अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया जाए, क्या होगा, बोलिए μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इक्वल टू, बोलिए μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। जिधर बीटा है, बीटा वाले को एक तरफ रखा जाए। देखिए यहाँ बीटा लगा है, देखिए तो यहाँ बीटा लगा है, यहाँ बीटा लगा है, इसको एक तरफ रखिए, मतलब बीटा वाले को इधर भेज दीजिए और गामा वाले को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए आप μ1 अल्फा, फिर इसको इधर भेज देते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, μ2 गामा इक्वल टू, इधर जो बचा है उसको लिख देते हैं μ2 बीटा, और इधर आएगा तो माइनस μ1 बीटा। ठीक है, इन दोनों में से बीटा कॉमन है, ले लेते हैं। तो μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा, मामा नहीं गामा, और यहाँ से क्या होगा, बीटा कॉमन आ गया, μ2 माइनस μ1। हम लोग 90% सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से आपका काम क्या है बाबू, अल्फा और बीटा, गामा और बीटा की वैल्यू निकालना। अब देखो अल्फा बीटा कहाँ है, अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा और हम जूम करते हैं और आपको दिखाई देगा। चलिए इसको इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालना हो, देखिए आपको हम बता रहे हैं, एक चीज़ और बता रहे हैं, जब हम कर्व सरफेस की बात करते हैं या मिरर की बात करते हैं तो सरफेस जो कर्व होता है बहुत हल्का होता है। ऐसे में आपको पढ़ाया जाता है कि देखो बाबू ये कॉनकेव मिरर है, लेकिन इतना कर्व नहीं ना होता है।
आपने मिरर देखा होगा, गाड़ी का जो मिरर होता है इतना ज़्यादा कर्व नहीं होता है, आप दूर से देखिएगा तो प्लेन ही मिरर दिखाई देगा। उसलिए क्या करते हैं, इतना ज़्यादा कर्व नहीं होता है, इसलिए समझने के लिए ऐसे आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या करो, इसको और आसान करने के लिए यहाँ से एक नॉर्मल डाल दो। नॉर्मल डालोगे तो एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम ले लेना एन, यानी पी और एन लगभग सिमिलर है, पी सिमिलर है एन, इन दोनों के बीच कोई दूरी नहीं, क्योंकि कर्व बहुत हल्का कर्व होता है, समझ रहा है ना। चलिए अब देखो, ध्यान समझना, एक चीज़ हम बताते हैं। अब तुम बताओ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कौन सी दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी दूरी है, इमेज डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन है, सेंटर है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की इमेज डिस्टेंस v और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर r। मतलब यहाँ पे अब समझते हैं बात को, अल्फा बीटा गामा बीटा कैसे निकालेंगे। तो अल्फा निकालने के लिए यहाँ देखिए, ये जो अल्फा है इसके सामने ये तो परपेंडिकुलर है और आपको u भी चाहिए, ये बेस हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बताइए कौन सा फॉर्म है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस मिले। तो tan है, tan अल्फा, मतलब आपने पढ़ा होगा tan थीटा बराबर p/b होता है। यानी tan, यहाँ पर tan रखेंगे, हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है बाबू, हमको बेस चाहिए, u भी r चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन में u भी r है। तो tan अल्फा बराबर p/b, मतलब tan अल्फा बराबर अगर देखा जाए तो mn बाई OP ले लो, चाहे PN ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी tan अल्फा बराबर क्या आ रहा है, mn बाई OP। यहाँ से लिखा जाए μ1 tan अल्फा बराबर क्या आ रहा है, mn बाई OP। tan अल्फा बराबर फिर से बता रहे हैं mn बाई OP। चलिए इसी तरह आप बताओ μ2, ठीक है, tan गामा बराबर mn बाई PI, mn बाई PI, ठीक है ना, इक्वल टू बीटा का वैल्यू बताओ। बीटा यहाँ पे तो एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर mn बाई PC, mn बाई PC, और यहाँ हो जाएगा μ2 माइनस μ1, ठीक है। चलिए अब आपने जानते होंगे कि देखो यहाँ से mn है, इधर भी mn है। अगर इन दोनों को अगला स्टेप में इन दोनों में से mn कॉमन ले लेते हैं तो इधर का mn कैंसिल कर देगा, यानी बचा क्या, जो बचा उसको उतारते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलो जो बचा है उसको उतारिए। तो यहाँ से क्या बचा, μ1 बाई OP प्लस μ2 बाई PI इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई PC, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे μ1 बाई OP क्या है बताइए। μ1 बाई OP में μ1 OP, O से लेकर P तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। साइन कन्वेंशन बोलता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, माइनस में। समझ में आ रही है बात। उसी तरह μ2 PI मतलब PI इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाई PC मतलब r। देखिए जिधर ऑब्जेक्ट होता है ना उधर माइनस होता है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ r तो है नहीं, अगर r उधर रहता तो माइनस होता, v रहता तो माइनस होता, तो उधर नहीं है तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही माइनस होगा। और साइन कन्वेंशन ये बोलता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है, तो इसको हमने माइनस ले लिया, बाकी सब प्लस है। चलिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं, μ2 बाई v, इसको इधर कर देते हैं, माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। यही आपको बाबू प्रूफ करना था रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको कर ही जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।